एफ, ये है सी, ये है बी, ये है ए। तो हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर मैं आ चुका हूं कंपार्टमेंट 2025 फिजिक्स को लेके, जो कि बहुत बड़ा इशू बना हुआ है कि सर कैसे करेंगे, क्या करेंगे। जो बच्चे फेल हो गए थे बेचारे बोर्ड एग्जाम्स में, वो बहुत ज्यादा परेशान है। ठीक है, तो उन्हीं बच्चों के लिए हम लेके आए हैं फिजिक्स के लिए 4 से 5 दिन की सीरीज, क्योंकि 15 जुलाई को आपका एग्जाम है और ये सीरीज 110% आपको पेपर पास कराएगी। अगर आप नहीं देखते हैं तो मैं बता रहा हूं, यकीन मानिए, कंपार्टमेंट में 5 to 10% सिर्फ रिजल्ट जाता है, अदरवाइज बच्चे फेल होते हैं। अगर आप हमारे साथ 5 दिन बने रहेंगे तो आप 110% पास होंगे। दूसरी चीज ये बताना चाहूंगा कि हम पर्सनल मेंटोरशिप भी प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और 159 रुपीज का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको पर्सनली मेंटोरशिप दी जाएगी, जिसमें फिजिक्स के टीचर अलग होंगे, केमिस्ट्री के अलग एंड मैथ्स के अलग। वो आपको मेंटोरशिप प्रोवाइड करेंगे, कैसे क्या करना है, पीडीएफ कहां से लेनी है, क्या करना है। और रही बात इस लेक्चर के पीडीएफ की, तो वो मैं पर डे टेलीग्राम चैनल है हमारा एंट्रेंस वर्ड नाम से, तो वहां आपको देता रहूंगा, टेलीग्राम पे मिल जाएंगे आपको पीडीएफ। ठीक है, तो इस वीडियो में जो लेके आए आपको जैसा दिख रहा होगा यहाँ पे, चैप्टर 1, 2 एंड 3। तो चैप्टर 1, 2, 3 हम जो लेके आए हैं बेटा, उसमें हम आपको बताने वाले हैं जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो आ सकते हैं, पूरी प्रोबेबिलिटी है जिनके आने की। दूसरा आपका एक्सेप्शन रीजन हो गया, शॉर्ट आंसर हो गए, लॉन्ग आंसर हो गए, न्यूमेरिकल हो गए। डेरिवेशन मैं आपको बता दूंगा कि पढ़ना क्या है, डेरिवेशन आप खुद से देख सकते हैं कि, क्योंकि आई होप कि आपके पास जो पूरे साल आपने 2024 टू 2025 बोर्ड एग्जाम से पहले तैयारी की होगी, तो नोट्स बनाए ही बनाए होंगे। ठीक है, तो वो आप वहां से देख सकते हैं। अभी मैं वो बताने वाला हूं जो क्वेश्चन पढ़ के ही जाने हैं, और आप देख लीजिएगा कि क्वेश्चंस यहां से फंसेंगे ही फंसेंगे। ठीक, तो स्टार्ट करने वाले हैं इस वीडियो को, इस सेशन को। बहुत ही अच्छा धमाकेदार होने वाला है ये सेशन मेरे साथ। तो पहले हम डील करने वाले हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस, जो कि एक्सपेक्टेड है इस बार पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए बात करते हैं। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, रीड कर सकते हैं आप, सॉल्व भी कर सकते हैं वीडियो देखते हुए। तो मैं बताने जा रहा हूं, देखिए कैसे क्या होता है सॉल्व। पहला क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि फॉर अ गिवन सरफेस द क्वेश्चन 1 E dot ds equals 0. For a given surface, closed integration of E dot ds equals 0. From this, we can conclude that. तो हमें यह बताना है, ये जो इक्वेशन हमें दे रखी है, इससे हम कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं। आपको प्रॉपर पता है कि जो फॉर्मूला है क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds, ये क्या देता है हमें, ये देता है फाई ऑफ E। 0 से मैंने फाई ही बना दिया। क्या देता है ये, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आई होप इलेक्ट्रिक फ्लक्स पता होगा, आप एसआई यूनिट भी देख लीजिएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन क्या होती है, गॉस लॉ क्या होता है, इनका डेरिवेशन वगैरह भी देख लीजिएगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताता है ना। तो देखते हैं, पहला बोल रहा है ई इज नेसेसरीली 0 ऑन द सरफेस। तो ये जरूरी नहीं है, अगर ई डॉट ds आपको 0 दिया है तो जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 ही हो। ठीक, दूसरा दिया है ई इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस एट एवरी पॉइंट। ये भी हम इस इक्वेशन से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। हाँ, हमें प्रॉपर्टी पता है, E इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, बट हम इस इक्वेशन से थोड़ी ना प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हमेशा परपेंडिकुलर होगा। लेकिन तीसरा पॉइंट आप देख रहे होंगे, द टोटल फ्लक्स थ्रू द सरफेस इज 0। ये एब्सोल्युटली करेक्ट है कि जो फ्लक्स है वो 0 होगा, यानी हम डी तक पहुंचे भी नहीं, और हमें अपना करेक्ट ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, मिल गया। तो अब हम मूव करते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, देखते हैं। को एक्स डिस्टेंस दे रखा है उसी की एक्सिस पे, कहां से, उसके मिड पॉइंट से। तो वहां पे कह रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू उस पॉइंट पी पे किसके प्रोपोर्शनल होती है। बहुत अच्छे से आपको पता है, नोन है कि फॉर्मूला निकल के आता है 1/4 क्यू बाई आर। यहाँ पे दे रखा है आर हमें एक्स के टर्म में, एक्स का स्क्वायर। तो यहाँ क्या दिखा हमें, ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/x का स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन 2 के लिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया हमारा। क्वेश्चन 3 की तरफ मूव करते हैं। 3 क्वेश्चन ये कह रहा है, 2 हीटिंग कॉइल हैं। एग्जैक्टली बहुत आराम से इसका आंसर निकाल लेंगे आप, जिसमें कि एक थिन है और दूसरा थिक है। ठीक, किस मटेरियल के बने हैं, सेम मटेरियल के बने हैं, और उनकी लेंथ कैसी है, सेम है। तो क्या करेंगे हम, देखिए उनकी लेंथ भी सेम है,
और कह रहा है कि कनेक्टेड है एक सोर्स ऑफ ईएमएफ से। तो हम क्या करने वाले हैं, चलिए देखिए। पहला ऑप्शन थिकर वायर विल प्रोड्यूस मोर हीट, दूसरा कह रहा है थिनर वायर विल प्रोड्यूस मोर हीट, एंड तीसरा कह रहा है बोथ द वायर्स विल प्रोड्यूस सेम हीट, और चौथा बोल रहा है नो वायर विल प्रोड्यूस इट। आपको पता है आर, जो हमारा आर होता है वो होता है रो एल बाई ए, ठीक। और हीट का फॉर्मूला निकल के आता है H बराबर आई स्क्वायर आर इंटू टी, ठीक। अब यहां जो क्वेश्चन कह रहा है वो कह रहा है दो हीटिंग कॉइल हैं जिसमें कि एक थिन है और एक थिकर है। तो बट ऑब्वियस सी बात है कि जो थिकर वायर होगा बेटा, जो थिकर वायर होगा वो क्या करेगा, विल प्रोड्यूस मोर हीट, ठीक। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नहीं, assertion रीजन में कह रहा है इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड द डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ पोलर डाइलेक्ट्रिक इज जीरो, द डाइपोल्स ऑफ अ पोलर डाइलेक्ट्रिक आर रैंडमली ओरिएंटेड। आपको पता है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में की एब्सेंस में जो डाइपोल होता है किसका, पोलर डाइलेक्ट्रिक का, वो जीरो होता है। क्यों होता है, बिकॉज आपको अच्छे से पता है जब वहां इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है तो उसकी एब्सेंस में सारे इलेक्ट्रॉन्स जो भी उसके अंदर आयंस होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो रैंडमली अपने अपने डायरेक्शन में ओरिएंटेड होते हैं। इसलिए उनका रिजल्टेंट जो डाइपोल मोमेंट होता है वो क्या निकल के आता है, जीरो निकल के आता है। तो डाइपोल्स ऑफ पोलर डाइलेक्ट्रिक आर रैंडमली ओरिएंटेड, रीजन भी सही है और जो हमारा ऊपर असर्शन है वो भी सही है। इसका मतलब हम कह सकते हैं R and A, reason and assertion are true and reason is the correct explanation of A. Option number A is correct. दूसरे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। लिखा हुआ है टोटल फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज जीरो इफ नो चार्ज इज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। बहुत सही बात बोली है कि टोटल फ्लक्स जीरो होगा जब कोई भी चार्ज सरफेस इंक्लोज ना करे। क्यों, क्योंकि गॉस लॉ कहता है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या कहता है गॉस लॉ, गॉस लॉ इक्वल्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो उससे देख के हमें ये पता चल रहा है कि जो पहला असर्शन दिया है वो तो सही है, लेकिन रीजन कह रहा है गॉस लॉ इज ट्रू फॉर एनी क्लोज सरफेस नो मैटर व्हाट इट्स शेप एंड साइज इज। यानी रीजन भी सही है, असर्शन भी सही है, और हम ये बता सकते हैं कि असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तब तक हम इरेज कर देते हैं ये। देखिए क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट रुकिएगा, मैं ये हटा देता हूं, वेट। चलिए देखिए क्वेश्चन कह रहा है, फिर से तीसरा क्वेश्चन है सबसे रीजन का, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ मेटल वायर डिक्रीजेस व्हेन टेंपरेचर ऑफ द वायर इज इंक्रीज्ड। रीजन देखिए, आपको पता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ई टाउ अपॉन एम होता है कि नहीं होता है, ई टाउ अपॉन एम। जहां पर टाउ क्या होता है, रिलैक्सेशन टाइम, यानी द टाइम ड्यूरिंग द टू सक्सेसिव कोलिजन्स इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। जैसे जैसे आप बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाओगे, मॉलिक्यूल्स की, जो मॉलिक्यूल्स होंगे उस बॉडी या उस मेटल के अंदर, उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या करेगी, बढ़ेगी। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी यानी वो जल्दी जल्दी टकराएंगे, यानी कौन कम होगा, टाउ कम होगा, और टाउ कम होने की वजह से कौन कम होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम होगी। तो ऑब्वियस सी बात है जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी, यानी असर्शन तो सही है। फिर लिखा हुआ है ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर कंडक्टिविटी ऑफ अ मेटालिक वायर डिक्रीजेस, ये भी सही है। कंडक्टिविटी भी क्या, जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कंडक्टिविटी जो होती है वो डिक्रीज करती है, ये भी सही है। लेकिन असर्शन रीजन सही है, लेकिन रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे मूव करते हैं, रफ करते हैं ये फिर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वेरी शॉर्ट का, अभी असर्शन रीजन थे, एमसीक्यू हमने कर लिए हैं। बेटा बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है कि सर कैसे होगा, हम कैसे पास होंगे, कैसे पेपर निकलेगा, सब कुछ हो जाएगा। सिर्फ 4 से 5 दिन मेरे साथ बने रहना है, भरोसा दिखाना है। जैसे बाकी बच्चे जो अच्छे अच्छे नंबर लेके आए थे अभी
जब 2025 सीबीएसई का रिजल्ट आया था, आईएससी का आया था, एग्जैक्टली इन द सेम वे जो बच्चे रह गए थे बेचारे किसी ना किसी रीजन से, तो उनको पास करने की जिम्मेदारी अब मेरी है। ठीक, तो मैं पास कराऊंगा सारी चीजें, सारी क्वेरी। अगर 1 to 1 आस्क करनी है तो मैंने अभी बताया 159 का रुपीस का बैच, जो सब्सक्रिप्शन बैच है वो मिल जाएगा आपको। उसमें हम आपको पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड करेंगे, तो वहां आपकी क्वेरी रिजॉल्व हो सकती है। 59 का भी एक बैच है ज्वाइन करने का सब्सक्रिप्शन वाला, तो उसमें आपको व्हाट्सएप पे बेटा ऐड नहीं किया जाएगा, सॉरी टू से। जब आप 159 का लेंगे तो आपकी 1 to 1 पर्सनल क्वेरी उसमें रिजॉल्व की जाएंगी। और रही बात पीडीएफ की, तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा कहां? टेलीग्राम चैनल पे, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इंस्टाग्राम का अपना जो लिंक है मेरा अकाउंट का, वो भी डाल दूंगा, ताकि आपकी क्वेरी हो वो रिजॉल्व हो जाए। बिकॉज आई नो कि आप सब टेंशन में होंगे, सफर कर रहे होंगे, लेकिन भरोसा दिखाना है और बने रहना है हमारे साथ, सब कुछ हो जाएगा यहीं से। ठीक, तो मूव करते हैं क्वेश्चन वेरी शॉर्ट की तरफ। लिखा हुआ द डायमेंशन ऑफ एन एटम आर ऑफ द ऑर्डर ऑफ एन एंगस्ट्रॉम। जो एटम होता है उसका डायमेंशन यानी न्यूक्लियर साइज एंगस्ट्रॉम ऑर्डर का होता है। ठीक, तो फिर लिखा है दस देयर मस्ट बी लार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड्स बिटवीन द प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, व्हाई? व्हेन इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज 0। क्वेश्चन कह रहा है बेटा कि जो डायमेंशन एटम है वो तो एंगस्ट्रॉम ऑर्डर का है, लेकिन ऐसा क्यों है कि देयर मस्ट बी लार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, व्हाई? रीजन ये है, देखिए थ्योरेटिकल क्वेश्चन है तो मैं एक्सप्लेन किए दे रहा हूं। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो होते हैं वो इंडिपेंडेंटली एंड डिस्टिंक्ट वे में, किस वे में? डिस्टिंक्ट वे में बाउंड होते हैं एटम की तरफ। ठीक, एटम में बाउंड होते हैं, इसका मतलब दोनों मिलके न्यूट्रल चार्ज देते हैं, एटम को न्यूट्रल बनाते हैं। ठीक, और आपको अच्छे से पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड तभी एग्जिस्ट करेगी जब एक्सेस ऑफ चार्ज होगा कंडक्टर के पास। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तभी एग्जिस्ट करेगी जब एक्सेस ऑफ चार्ज होगा, और एक्सेस चार्ज तो है नहीं, बिकॉज दोनों मिलके क्या बना रहे हैं? न्यूट्रल बना रहे हैं उस बॉडी को, उस कंडक्टर को, तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड हो ही नहीं सकती। क्लियर हो गया? जब एक्सेस चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। एक नंबर का क्वेश्चन था बेटा ये। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, रफ कर दे रहा हूं मैं इसको। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबको आई होप जो पढ़े होंगे उनको पता होगा। फिगर shows the field lines on a positive charge is the work done by the field in moving a small positive charge from Q to P, पॉजिटिव और नेगेटिव, गिव रीजन। आपको ये बताना है, ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं, ओरिजिनेट होती हैं कि नहीं? सबको पता है। ठीक, अब आपको 2 पॉइंट दे दिए गए बेटा, एक Q एंड अनदर वन इज P। आपको वर्क डन करना, बताना है कि नेगेटिव पॉजिटिव होगा Q से P पे जाने में। अब देखिए जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो किधर की तरफ लगेगा? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, लेकिन जो वर्क डन करा रहे हैं वो हमें क्या कर रहे हैं? उसके ऑपोजिट कर रहे हैं, यानी जो वर्क डन आएगा, क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ऑफ दैट चार्ज जो है वो क्या है? नेगेटिव, यानी ऑपोजिट इन डायरेक्शन टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसीलिए वर्क डन जो आएगा दैट इज नेगेटिव इन नेचर। सिंपली वी कैन से वर्क डन इज अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बस एक लाइन का आंसर है। नेक्स्ट मूव करते हैं हमारा, देखते हैं शॉर्ट में आएगा शायद। हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ट्रिकी भी है और कह सकते हैं इजी तो नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है पॉइंट चार्ज प्लस 10 माइक्रोकूलम इज एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर डायरेक्टली अबव द सेंटर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। एक पॉइंट चार्ज है 10 माइक्रोकूलम का जो कि 5 सेंटीमीटर अबव है, एक स्क्वायर है जिसकी साइड है 10 सेंटीमीटर, उससे ऊपर है 5 सेंटीमीटर, एज शोन इन फिगर। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर? देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए हमें सरफेस चाहिए क्लोज्ड, हाँ या ना? सरफेस चाहिए क्लोज, क्लोज तो है नहीं, तो क्या काम करें? देखिए जरा मैं बनाता हूं। अगर हम जो चार्ज प्लस 10 माइक्रोकूलम है 5 सेंटीमीटर है, तो हम वही प्लस 10 माइक्रोकूलम जो यहां पे रखेंगे हम, उसी को सेंटर मान के, किसका? क्यूब का, जिसकी साइड कितनी है? सेम 10 सेंटीमीटर। तो ये क्लोज्ड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और यहां से इस फेस से है भी 5 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा, और नीचे 5 सेंटीमीटर,
यानी रेगुलर बन जाएगा, हाँ या ना। तो जब रेगुलर बन जाएगा यानी ये क्लोज्ड हो गया, और हमें निकालना क्या है, थ्रू द स्क्वायर, इस एक फेज से निकालना है। कितने फेजेस होते हैं, 6। टोटल फ्लक्स कितना आएगा, Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स थ्रू वन फेज कितना आएगा, वन फेज कितना आएगा बेटा, 1/6 टाइम 5E आएगा कि नहीं। तो 1/6 इंटू क्यू इनक्लोज कितना है, 10 इंटू 10 की पावर माइनस माइक्रो कूलम, ठीक, अपॉन माइक्रो कूलम अपॉन एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10⁻⁻12 जो आएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। आप उसमें कैलकुलेट कर लीजिएगा, जो आंसर आएगा वही आपका मैच करा जाएगा क्वेश्चन से, ठीक। आई होप ये क्वेश्चन कैसे करना है आपको समझ में आ गया होगा। मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए देखिए, सॉरी 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 सॉरी, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार हमारी स्क्रीन पे आने वाला है, और वो आ चुका है। देखिए, अ स्लैब ऑफ अ मटेरियल ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैपिटल के has the same area as that of the plates of a parallel plate capacitor but has a thickness 2d/3 where d is separation between the plates. Find the expression, एक मिनट, find the expression of the capacitance when the slab is inserted between the plates of the capacitor. देखिए, मान लो भाई प्लस 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 माइनस 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 माइनस, इसके बीच में इन्होंने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दी जिसकी थिकनेस T बराबर दे रखा है 2d/3। आपको पता है जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखते थे तो उस कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या आता था पैरेलल कैपेसिटर का, C बराबर एप्सिलॉन नॉट A D माइनस T प्लस T/K आता था कि नहीं, आया ना। के टर्म में ही आंसर बताना है। तो यहाँ पे जो हमें D या T दे रखा है वो कितना दे रखा है, देखिए 2d/3, तो वैल्यू रखते हैं एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D एज इट इज 2d/3 प्लस 2d/3K। सॉल्व करके देख रहा है आपसे, देखिए write the expression for the resistivity of a metallic conductor shows its variation over a limited range of temperature। आपको पता है रो बराबर होता है रो नॉट 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट, कब, जब लिमिटेड रेंज ऑफ टेम्परेचर हो। रो नॉट इज टेम्परेचर एट टी नॉट एंड रो इज टेम्परेचर एट टी, ठीक। ये हो गया हमारा एक्सप्रेशन, वही लिखना था। अब वेरिएशन देख लेते हैं, मान लो चलो किसके लिए हो गया, मेटल के लिए, रो टी, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे रेजिस्टिविटी बढ़ेगी। अगर हम बात करें किसकी, इंसुलेटर्स की या सेमीकंडक्टर्स की, तो क्या होगा, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेजिस्टिविटी घटेगी। बात करते हैं अगर हम इसकी एलॉय की, किसकी करते हैं, एलॉय की, तो हमारा प्लॉट कैसा आएगा, ऐसा आएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। ग्राफ भी बता दिया मैंने क्योंकि पूछे जाते हैं, तो आप ग्राफ भी बना सकते हैं ऐसे देख के, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन अगला। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 10, लॉन्ग आंसर में है। देखिए क्या कह रहा है, देखिए डेरिवेशन मैंने अभी बोला था, जो इंपॉर्टेंट होंगे वो टेलीग्राम चैनल पर मैं भेज दूंगा, देख लीजिएगा। अगर पहली बात तो लिखे ही होंगे आप लोगों ने, लेकिन जो क्वेश्चंस हैं जो आ सकते हैं, जिनकी श्योरिटी 99% है आने की, उस टाइप में एज इट इज तो कोई नहीं कह सकता क्वेश्चन आएंगे, लेकिन वेराइटी यही होगी, ठीक। तो आप ये देख के ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा, एक बार देख के जाइएगा, कंफर्म है आपको पेपर में फंसेगा।
लॉन्ग क्वेश्चन में पहला पार्ट जो कह रहा है वो कह रहा है टू इंसुलेटिंग चार्ज कॉपर स्फीयर है, ए एंड बी हैव देयर सेंटर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस, यानी उन दोनों के बीच में दो स्फीयर है भाई, ए है बी है, दोनों के बीच में आर दिया है 50 सेंटीमीटर। ठीक, व्हाट इज द म्यूचुअल फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन इफ द चार्ज ऑन ईच इज, दोनों पे चार्ज भाई कितना है Q1 Q2 और Q1 बराबर Q2 बराबर दिया है 6.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, एंड द रेडियस ऑफ ए एंड बी आर नेग्लिजिबल कंपेयर टू द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना है भैया। हमको फॉर्मूला पता है, क्या होता है फॉर्मूला, इसको रफ कर रहा हूं। क्वेश्चन आई होप तुमने पहला समझ लिया होगा। फॉर्मूला लगाते हैं, F बराबर 1/4 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q1 Q2 क्या आएंगे 6.5, दोनों सेम है तो हम क्या कर सकते हैं, इसका एग्जैक्टली स्क्वायर कर सकते हैं अपॉन क्या करेंगे, रेडियस कितनी है 0.5 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, मीटर में 0.50 का स्क्वायर, जो आएगा वही आपका फोर्स निकल के आ जाएगा। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कैलकुलेट नहीं करूंगा मैं, बहुत टाइम टेकिंग है। व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्सन इफ ईच स्फीयर इज चार्ज्ड डबल, देखते हैं, जो कह रहा है वही करेंगे हम, और कुछ नहीं। हर स्फीयर का चार्ज कितना कर दिया गया, डबल, यानी एक मिनट, हाँ देखिए, हर स्फीयर का चार्ज कितना किया गया है, Q1 भी हो गया 2Q, Q2 भी हो गया 2Q, ठीक, डबल अब द अमाउंट, ठीक, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज R हो गया बेटा कितना, R डैश कर लो, R/2, यही तो हो गया। चलिए F बराबर होता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जो हमने पहले किया था, ठीक, होता है कि नहीं, तो F डैश बराबर K एज इट इज, Q1 की जगह क्या हो गया 2Q अपॉन R/2 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका K 4Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर इंटू ये हो गया अपॉन 4। तो ये ऊपर लिख दे रहा हूं मैं, जो F डैश आएगा बेटा ध्यान से देखिएगा, 4 ऊपर जाएगा 16 टाइम्स Q स्क्वायर बाई R स्क्वायर, यानी जो पहले तुमने फोर्स निकाला था वो हो जाएगा F इंटू 16 टाइम्स, यानी F डैश बराबर F इंटू 16 टाइम्स आपका दूसरे पार्ट का आंसर आ जाएगा। दोनों पार्ट सॉल्व हो चुके हैं, केवल कैलकुलेशन पोर्शन बचा है, वो आप खुद से कर सकते हैं। ठीक, मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई भी क्वेरी हो इस पीडीएफ के रिगार्डिंग आप पूछ सकते हैं बाद में, हालांकि होगी नहीं, केवल आंसर मैच करने होंगे तो आप पीडीएफ से मैच कर लीजिएगा, मैं भेज दूंगा टेलीग्राम पे। ठीक है, हम बात करने वाले हैं अब अगले क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है, मजेदार, एकदम बेहतरीन। देखिए क्या है, पोटेंशियल वाले चैप्टर से, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। देखिए, अ टेस्ट चार्ज Q इज मूव्ड विदाउट एक्सेलरेशन, बिना एक्सेलरेशन के मूव कर रहा है, हमें डेफिनेशन में पढ़ाया भी गया था। फ्रॉम A टू C अलोंग द पाथ, पहले A से B गया, फिर B से C आया, फिर C से A गया, ठीक, शोन इन फिगर, हाँ ठीक, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ट्रेवल कर रहा है। कैलकुलेट पहला पार्ट, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड C, वेट, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड C, A पॉइंट और C पॉइंट के बीच में आपको क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो क्या करेंगे, डेल्टा B बराबर BC माइनस BA। एक बात बताइए, जो पोटेंशियल यहां होगा C पे वही तो B पे होगा, क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, डिस्टेंस वेरी कर नहीं रहा है, जो डिस्टेंस यहाँ पे है वही डिस्टेंस तो यहाँ पे है। पॉइंट चाहे आप यहाँ लो चाहे यहाँ लो, उससे फर्क थोड़ी ना पड़ता, डिस्टेंस सेम रहनी चाहिए इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक, क्योंकि यहां से एंटर किए थे इलेक्ट्रिक फील्ड में और यहां से निकलना है, तो ये जो डिस्टेंस है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में तो सेम है, तो जो पोटेंशियल बी पे होगा वही सी पे होगा।
अब हमें ए से बी का डिस्टेंस निकालना है भाई। क्यों निकालना है? क्योंकि ई बराबर जो फॉर्मूला होता है वो डीवी बाई डी आर होता है। नॉर्मली डेल्टा वी बराबर हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस ऑफ ई डेल्टा आर, लिख सकते हैं कि नहीं? तो डेल्टा आर निकालने के लिए, यानी ये कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस लगाइए, ये 3 है ये 5 है, तो 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर क्या आएगा? 4 स्क्वायर यानी 4। तो जो साइड आ गई हमारी ए बी, ए बी इक्वल्स व्हाट? 4 सेंटीमीटर। मान ली भाई बात। तो हमें डेल्टा वी जो निकलेगा यानी बी सी माइनस बी ए, यानी क्या लिख सकते हैं? बी बी माइनस बी ए। और बी बी माइनस बी में डिस्टेंस कितना था बेटा? डेल्टा आर कितना था? माइनस ई लिखो एज इट इज, डेल्टा आर इज 4। तो आंसर क्या आ गया? -4 टाइम्स ई। यही आपका पहले पार्ट का आंसर हो गया। फिर कह रहा है एट विच पॉइंट ऑफ द टू इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल मोर एंड वाई। आपसे कह रहा है किस पॉइंट पे इलेक्ट्रोस्टैटिक, यानी ऊपर ए और सी में ही पूछ रहा है, किस पॉइंट पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ज्यादा होगा। आप बताइए। विद द मूविंग इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ मूव करेंगे, ई बराबर होता है माइनस डीबी बाई आर डी आर, यानी विद द इंक्रीज इन डिस्टेंस इन टुवर्ड्स द इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिक्रीजेस। होता है कि नहीं? तो क्या हो जाएगा? सी पे कम हो जाएगा देन ए, यानी पूछ रहा है किसके पास ज्यादा होगा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल आपके पास ए के पास, सॉरी वी ए इज ग्रेटर देन वी सी। ए के पास ज्यादा हो जाएगा, बी सी के पास कम रहेगा। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। रफ कर देता हूं एक बार मैं, तब तक देखिए। बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है, बस फॉलो करना है। जितना बोलता जा रहा हूं उतना करते जाएंगे, काम हो जाएगा और रिजल्ट भी आपके पॉजिटिव वे में ही आएगा। जैसा आप चाहते हैं वही रिजल्ट तुम्हारे सामने होगा। चलिए पहुंच गए हम। हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 एंड लास्ट। बहुत अच्छे से आपको टीचर ने आपके बताया होगा, जब मैं पढ़ा रहा था, सौरभ सर पढ़ा रहे थे, उन्होंने भी बताया था बोर्ड एग्जाम से पहले कि किरचॉफ्स लॉ पढ़ के ही जाना है। अगर चैप्टर 3 आप पढ़ रहे हैं, किताब उठाई है एनसीईआरटी आपने, तो चैप्टर 3 तो पढ़ना ही पढ़ना है यार। तो चैप्टर 3 में कौन सी चीज पढ़नी है? जरूर पढ़नी है, दैट इज किरचॉफ्स लॉ। दो लॉ होते हैं, केवीएल एंड अनदर वन इज केसीएल। ठीक, तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है यूजिंग किरचॉफ्स रूल्स कैलकुलेट द करंट थ्रू द 40 ओम एंड 20 ओम रेजिस्टेंस इन द फॉलोइंग सर्किट। देखिए यहीं पे बना दे रहा हूं लिंक, चलो छोड़ो, यहीं यहाँ पे बना देते हैं। नेगेटिव पॉजिटिव रेजिस्टेंस 20, नीचे आया 40, ये हो गया। फिर इधर आया, सॉरी ये प्लस है ये माइनस है, 10, और ये पहुंच गया यहाँ। ये है एफ, ये है सी, ये है बी, ये है ए, ये है डी, ये है ई। ठीक है, ये हो गया प्लस माइनस 40 वोल्ट, ये हो गया माइनस प्लस 80 वोल्ट। इसको E1 मान लो, इसको E2 मान लो। ठीक, रेजिस्टेंस की वैल्यू नोट कर देते हैं, 10 ओम एंड नेक्स्ट वन इज 40 ओम एंड 20 ओम। तो देखिए हमने ऐसे करके ऐसे मान ली यहाँ करंट, ऐसे करके ऐसे मान ली यहाँ करंट। जब हम मूव करना स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें पहले कौन मिला? नेगेटिव मिला कि नहीं मिला? नेगेटिव टू पॉजिटिव मिलता है तो हमेशा ईएमएफ जो आता है वो प्लस का आता है, यानी E1। फिर जो करंट मूव कर रही है पहले हम उसको नोट कर लेते हैं, फिर देखते हैं हमारा क्या है। ये मान लेते हैं E2 1 है, तो ये जा रहा है I2, ये जो जा रहा है हमारा वो जा रहा है I1, ये जा रहा है I1, ये जा रहा है I1। ठीक, यहाँ से यहाँ जाएगा, क्या जाएगा? I1 माइनस I2। क्यों जाएगा? आपको प्रॉपर दिख रहा है डायरेक्शन की वजह से। अब देखिए करना क्या है, हमें यहाँ भी बेटा लिख दे रहा हूं मैं I2, ये भी I2। ठीक, I1 माइनस I2 यहाँ भी आएगा, और ये जाके I1 इधर चला जा रहा है। क्यों? क्योंकि आ रहा था करंट, और जो आपका I2 है वो नीचे डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है। ठीक, अब देखिए करना क्या है। पहली हम मेश जो ले रहे हैं, मैं नोट कर दे रहा हूं मेश कौन सी ले रहे हैं हम। फॉर लूप A B C D
ए, फॉर लूप ए बी सी डी ए, क्या बनेगी इक्वेशन? ई पॉजिटिव माइनस आई कितना 1 × 20, नीचे आए। देखिए करंट जो फ्लो हो रही है वो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, हाँ या ना? ये तो सपोर्ट में थी, सपोर्ट में थी तो कैसा हो गया? पॉजिटिव। नेगेटिव टू पॉजिटिव वाले में ईएमएफ पॉजिटिव, ये सपोर्ट में थी तो ये कैसा हो गया? I1 × 20। फिर अगेन सपोर्ट में करंट है कि नहीं है? आप देख सकते हैं नहीं है। जब सपोर्ट में नहीं है तो क्या हो जाएगा? प्लस I1 माइनस I2, एक मिनट, I1 माइनस I2 × 40 बराबर 0 इक्वेशन। तो अब हमारा क्या आ जाएगा? 80 माइनस I1 × 20 प्लस I1 माइनस I2 × 40 बराबर 0। आप इसको सॉल्व कर लीजिए तो क्या आएगा? 40, आप सबको 20 से डिवाइड कर दीजिए तो आएगा ये 4 माइनस I1 प्लस I1 माइनस I2 × 2 बराबर 0। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इस इक्वेशन को इस तरफ ले आके, तो क्या हो जाएगा? देखिए 4, अगर हम इसको और सॉल्व करें तो I1 प्लस माइनस I1, 4 माइनस I1 प्लस 2I1 माइनस 2I2 बराबर 0। ये हो जाएगा हमारा -3, सॉरी माइनस सिर्फ I1 माइनस 2I2 बराबर -4। क्वेश्चन बेटा जो मेरी बनेगी वो देख लेते हैं। चलिए ये वाला मैं रफ कर दे रहा हूं और इक्वेशन मैच कर लीजिएगा। देखिए अब फिर से हम चले निगेटिव टू पॉजिटिव, पहले गए तो जो हमें मिला वो मिला प्लस का 40, फिर पहुंचे यहाँ, अब हमारा फेवर कर रहा है तो ये हो जाएगा -40 I1 माइनस I2। ठीक, एक रेजिस्टेंस शायद यहाँ पे भी था और वो था 10। देखिए करंट के फेवर में है यानी माइनस ऑफ, ये भी हो जाएगा माइनस ऑफ I2 × 10 बराबर 0। दैट इज इक्वेशन नंबर 2। अब आपके पास दो इक्वेशन है, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। आराम से दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, जो आएगा वही आंसर है। फिर आप 20 और 40 में जो जो करंट जा रही है वो बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं अब हम। देखिए चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है शायद, हाँ लास्ट क्वेश्चन है। केस स्टडी हमेशा आता है और नंबर दिलवा के ही जाता है। जैसा कि ये देखिए क्वेश्चन जो है, पिछली बार अभी जो आपका 2025 में पेपर हुआ था, वो सॉरी 24 में पेपर हुआ था जो आपका, उसमें डाइपोल यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल से आया था। तो प्रोबेबिलिटी ये है अगर केस स्टडी आया ये पहले दूसरे तीसरे चैप्टर से, तो चांसेस हैं कि वो आपका चैप्टर 3 से करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी से बनने का होगा। तो जो क्वेश्चन मैंने लिया है प्रॉपर सैंपल पेपर से ही लिया है। ठीक, तो देखिए क्या है क्वेश्चन। 1942 में अ जर्मन फिजिसिस्ट क्रिस्टोफ हैज बीन गिवन रूल्स टू सॉल्व कॉम्प्लिकेटेड इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। आप पढ़ लीजिएगा पूरा, ठीक है। मैं बताता हूं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए सॉरी, पहला क्वेश्चन कह रहा है राइट द प्रिंसिपल ऑन व्हिच किरचॉफ्स फर्स्ट रूल इज बेस्ड। क्वेश्चन कह रहा है और आंसर आपके पैराग्राफ में, किरचॉफ्स फर्स्ट रूल इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। पहला किस पे बेस्ड है? चार्ज पर बेस्ड है। एंड सेकंड इज राइट द प्रिंसिपल ऑन व्हिच किरचॉफ्स सेकंड लॉ इज बेस्ड। दूसरा किस पे बेस्ड है बेटा बताइए? दूसरा बेस्ड है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लिखा हुआ है क्वेश्चन में। लेकिन तीसरा क्वेश्चन का आंसर नहीं है, सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए बनाते हैं डायग्राम फिर से एक बार फिर। ये हो गया प्लस टर्मिनल, ये हो गया माइनस, ये हो गया रेजिस्टेंस,
फिर हो गई बैटरी, फिर हो गया रेजिस्टेंस, फिर हो गया ये, ऐसे आए, ऐसे आए, ठीक। करंट, वेट, हाँ करंट की डायरेक्शन है आई, आई, आई। देखिए इक्वेशन जो बनानी है वो कैसे बनेगी, ये हो गया तुम्हारा 8 ओम, और ये तुमने दे रखा है ए और बी, ये शायद है 4 वोल्ट, ये है 8 वोल्ट, और ये है 2 ओम। आपको एरो भी बना के दिया है एंटी क्लॉकवाइज। पहले चले, देखिए फेवर हो रहा है कि नहीं, उसी के डायरेक्शन में जा रहे हैं, तुरंत फटाक से 8 इंटू आई, माइनस का क्यों, क्योंकि फेवर हो रहा है। फिर चले नेगेटिव टू पॉजिटिव, मतलब प्लस का 4 अगेन, फिर फेवर हो रहा है मतलब -2 इंटू आई, अगेन माइनस यानी +8 बराबर 0, ठीक। क्यों, क्योंकि ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि फेवर हो रहा था करंट के डायरेक्शन में, ये फेवर हो रहा है तो नेगेटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव में पॉजिटिव ही लेते हैं। क्या आ गया हमारा 8 टू -10 आई प्लस 12 बराबर 0, 10 आई बराबर -12, तो आई बराबर जो आ जाएगा हमारा वो आ जाएगा कितना, 12/10, यही तो आएगा, देख लीजिए। 8 2 10, माइनस माइनस, और ये 8 4 12, 6 5 0 पॉइंट, नहीं 1 मिनट, 1.2 एम्पियर, ये हो गई करंट। हमें पूछ रहा है क्वेश्चन में फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इन द गिवन सर्किट। तो क्या हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी में, देखिए ए और बी में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा हमारा वो क्या हो जाएगा, पहला तो 4 वोल्ट, दूसरा 8 ओम भी तो जुड़ेगा, 8 ओम के क्रॉस 8 इंटू 1.2 जो आएगा उतने वोल्ट पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है, इसी का पार्ट है, रफ कर दे रहा हूं, 1 मिनट रुकिएगा। बैच को ज्वाइन करना ना भूलें, ठीक है, हमारे कोर्सेज प्रॉपर चल भी रहे हैं, ठीक है, हमारे चैनल पे भी चल रहे हैं और टेलीग्राम पे नोट्स वगैरह सारा प्रोवाइड किया जाता है। पर्सनल क्वेरी के लिए मैंने फिर बता रहा हूँ 159 का सब्सक्रिप्शन ज्वाइन कर सकते हैं आप, वहां पे प्रॉपर आपको 1-to-1 कांटेक्ट किया जाएगा, काउंसलिंग की जाएगी, सब सारी जानकारी दी जाएगी, जो भी नोट्स हैं, जो भी क्वेरीज हैं, थ्योरेटिकल पीडीएफ फॉर्म में वो सारी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगी। लास्ट क्वेश्चन बचा है, इनकमिंग करंट आपको पता है पॉजिटिव होती है, आउटगोइंग करंट नेगेटिव होती है। तो इनकमिंग यहाँ जो जो दिख रही है आपको 6 दिख रही है, 6 के बाद 1 दिख रही है, वो सॉरी 1 दिख रही है, नहीं आई तो निकालना ही है, 6 लिख दे रहा हूं मैं, 6 प्लस आई माइनस नहीं +2, फिर -4 -7 बराबर 0, ये हो गया 6 2 8 प्लस आई -11 बराबर 0, आई हो गया -3 बराबर 0, तो आई आ गया आपका 3। केस स्टडी भी सॉल्व हो गया। तो अभी तक जितने क्वेश्चन आज मैंने कराए हैं पीडीएफ में ग्रुप पे भेज दूंगा, सारे क्वेश्चन केवल आंसर तक मैंने आपको पहुंचा दिया है, सिर्फ आपको जो कैलकुलेशन थी वो निकालनी है खुद से, वो करूंगा तो टाइम लगेगा, कोई मतलब नहीं है टाइम वेस्ट करने का, क्योंकि आपको पता है टाइम बहुत कम है और वैल्यूएबल है, ठीक। टाइम इज सो प्रेशियस फॉर अस, फॉर आवर लाइफ, फॉर अवर एवरीथिंग, व्हाट वी डू, व्हाट वी डिजर्व, व्हाट कैन वी डू। तो प्रॉपर जितना भी आज मैंने बताया है वो सारा आपको करना है, पढ़ना है, ठीक है, और ये जो पीडीएफ है वो देखनी ही देखनी है। नोट्स जो है आपको वो पीडीएफ फॉर्म में मिल ही जाएंगे, वो आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल एक और नए वीडियो में, और कल जो हमारा चैप्टर होगा वो रहेगा 4 5 और 6, उससे जो क्वेश्चन बन सकते हैं वही कल आपको बताए जाएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।